हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 12, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, किट के कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था, पोएट्री इज द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच इज अ कोट। ये कोट किसके द्वारा कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोएट्री को डिफाइन किया है, पोएट्री इज द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस दैट ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच। Question number 221. Nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful is a line from. Very important lines है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए में है वेटिंग फॉर गोडोट, ऑप्शन बी मेलोन्स डाइस, ऑप्शन सी एंड गेम, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटिंग फॉर गोडोट। Nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful is a quote from Samuel Beckett's play Waiting for Godot. Waiting for Godot ये सैमुअल बेकेट्स का एक अब्सर्ड प्ले है, जिसमें एक कैरेक्टर होता है एस्ट्रोगॉन। ये कहता है नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स awful। क्वेश्चन नंबर 222। अफेक्टिव फैल्सी वॉज कॉइन्ड बाई। अफेक्टिव फैल्सी किसने कॉइन की थी? बॉडेलेयर ने, डब्ल्यू के वेमसेट, एंड मुनरो, वियार्सले, बर्टोल्ड ब्रेस्ट, या नन। क्वेश्चन नंबर 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू के वेमसेट एंड मुनरो वियार्सले। अफेक्टिव फैल्सी है क्या? अफेक्टिव फैल्सी इज एन एसे पब्लिश्ड इन 1946, डब्ल्यू के वेमसेट एंड मुनरो सी वियार्सले। इन्होंने डिफाइन किया है अफेक्टिव फैल्सी को एरर ऑफ इवेलुएटिंग के रूप में डिफाइन किया है। एक पोएम है बाय इट्स अफेक्ट्स, स्पेशली इट्स इमोशनल अफेक्ट्स अपॉन द रीडर। इसका जो प्रभाव, जो इमोशनल इफेक्ट्स है जो रीडर पे पड़ता है, रीडर पे इमोशनल इफेक्ट्स क्या पड़ता है, इसकी स्टडी है अफेक्टिव फैल्सी। अब इतना याद कर लीजिए कि अफेक्टिव फैल्सी एक एरर ऑफ इवेलुएटिंग है, एक प्रकार का मूल्यांकन होता है एरर ऑफ इवेलुएटिंग अ पोएम। क्वेश्चन नंबर 223 कॉमन एरर्स का है, किस पार्ट्स में एरर है? आई हैव नो इन्फॉर्म अबाउट टूडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 223 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन इन प्लेस ऑफ इन्फॉर्म। जहाँ पे इन्फॉर्म है वहाँ पे इंफॉर्मेशन का यूज होगा। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो नो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, ना कि वर्ब से पहले। यहाँ पे इन्फॉर्म वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे नाउन की नीड है, क्योंकि नो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ही नाउन को क्वालिफाई करता है। तो आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट टूडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इन्फॉर्म की जगह पे इंफॉर्मेशन हो जाएगा, नाउन का यूज होगा, ना कि वर्ब का। क्वेश्चन नंबर 224 द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज एन एलेगरी। एक एलेगरी है, किसके द्वारा लिखी गई है? एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, मैथ्यू अर्नोल्ड, या विलियम गोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम गोल्डिंग। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज एन एलेगरी बाय विलियम गोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 225 इज अ स्टोरी दैट uses characters, events or settings to represent abstract ideas like good or evil.
often use symbols to convey a hidden meanings such as a moral or political lesson. ये किसकी डिफिनीशन है? अलेग्री है, फेबल है, पैरेबल है या नन है? ये एक प्रकार की स्टोरी है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करवाया जाता है या दर्शाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कैरेक्टर का यूज़ करके, इवेंट्स का यूज़ करके या कोई सेटिंग का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दर्शाया जाता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं। इसका यूज सिम्बल्स के रूप में होता है और ये कन्वे करती है एक हिडन मीनिंग। इसमें एक छिपा हुआ मीनिंग रहता है जो कि आपको एक मोरल और पॉलिटिकल लेसन भी देती है। जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी में कोई ना कोई मोरल लेसन छिपा रहता है या पॉलिटिकल लेसन छिपा रहता है। किसकी बात हो रही है? अलेग्री की हो रही है, फेबल की, पैरेबल की या नन की? क्वेश्चन नंबर 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेग्री। अलेग्री एक स्टोरी होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दर्शाने के लिए करेक्टर, इवेंट्स या सेटिंग का यूज़ किया जाता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अच्छे भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकता है और इविल, बुरा भी हो सकते हैं। और अलेग्री में सिम्बल्स का यूज होता है। अलेग्री में हिडन मीनिंग भी होती है। हिडन मीनिंग जहाँ भी देख लीजिए तो अलेग्री ही लगा दीजिए, क्योंकि अलेग्री में ही हिडन मीनिंग रहता है। और अलेग्री एक मोरल और पॉलिटिकल लेसन भी देती है। एग्जाम्पल्स ऑफ अलेग्री। अलेग्री का एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म क्या है? एक हिस्टोरिकल अलेग्री है जो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये 17th सेंचुरी अलेग्री है जो कि जॉन बेनियन के द्वारा लिखी गई है। और एवरीमैन इज एन एलेग्री इन द फॉर्म ऑफ अ मोरालिटी प्ले। एवरीमैन एक एलेग्री भी है और ये मोरालिटी प्ले का फॉर्म है। मतलब एवरीमैन एक मोरालिटी प्ले है और एलेग्री भी है, ये भी याद कर लीजिए। एवरीवन इज एन एलेग्री इन द फॉर्म ऑफ अ मोरालिटी प्ले। द पिलग्रिम प्रोग्रेस is a moral and religious allegory in a prose narrative। अब पूछ भी सकते हैं कि पिलग्रिम प्रोग्रेस किस टाइप की अलेगरी है, तो एक ये रिलीजियस अलेगरी है इन अ प्रोज नरेटिव में। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ मोरल एंड रिलीजियस अलेगरी इन अ प्रोज नरेटिव। एनिमल फॉर्म, पिलग्रिम प्रोग्रेस और एवरीमन, ये तीनों अलेगरी ही है। Question number 226. Who called King Lear the most perfect specimen of the dramatic art existing in the world? किसने कहा है किंग लियर? तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है किंग लियर को, स्विनबर्न ने बोला है, पीवी शैली ने बोला है, या इनमें से किसी ने नहीं बोला है? किसने कहा है किंग लियर को द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमैन? क्वेश्चन नंबर 226 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी शैली। पीवी शैली ने कहा है किंग लियर को द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। पीवी शैली ने किंग लियर को बोला है अपने वर्क जो कि 1821 में लिखा था, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, इसी में कहा है द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमैन। क्वेश्चन नंबर 227 said that a Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering and calamity leading to death। किसने कहा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में? essentially a tale of suffering and calamity leading to death। डी.एच. लॉरेंस ने कहा है, ए.सी. ब्रैडले, टी.एस. इलियट, ऑस्कर वाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 227 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए.सी. ब्रैडले। ए.सी. ब्रैडले ने कहा है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज essentially a tale of suffering and calamity leading to death। क्वेश्चन नंबर 228 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? अकॉर्डिंग टू द मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट yesterday असम हैड द हैवियर रेनफॉल ऑफ द डिकेड। किस पार्ट्स में एरर है?
क्वेश्चन नंबर 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैवीएस्ट इन प्लेस ऑफ हैवियर। हैवियर की जगह पर हैवीएस्ट का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब मौसम विभाग के अनुसार यस्टरडे असम हैड द हैवियर रेनफॉल ऑफ द डिकेड, नहीं, हैवीएस्ट रेनफॉल ऑफ द डिकेड। मतलब मौसम विभाग के अनुसार तो असम में इस दशक की सबसे भारी बारिश हुई थी कल। कल असम में इस दशक की सबसे भारी बारिश, तो सबसे भारी की बात हो रही है, इसलिए हैवियर नहीं, हैवीएस्ट का यूज होगा। अकॉर्डिंग टू द मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट यस्टरडे असम हैड द हैवीएस्ट रेनफॉल ऑफ द डिकेड। यहाँ पे तुलना तो हो नहीं रही है, तो हैवियर है यहाँ पे, तो हैवियर की जगह पर हैवीएस्ट हो जाएगी। इस दशक की सबसे भारी बारिश की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 229, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? द सोलिटरी रीपर से, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अ स्लम्बर्ड इन माई स्पिरिट सील। क्वेश्चन नंबर 229 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 230, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हेयर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? द सोलिटरी रीपर, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, टू द कुक्कू द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird। क्वेश्चन नंबर 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर से लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 231, शेक्सपियर्स वांटेड आर्ट, ये किसकी कोटेशन है? सैमुअल जॉनसन की है, डी.एस. लॉरेंस की है, बेन जॉनसन की है, टी.एस. इलियट की। क्वेश्चन नंबर 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर्स वांटेड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 232, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। सिर्फ मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी है? एपिग्राम है, मेटाफर है, हाइपरबोली है, या सिनेक्डकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये कोटेशन किसने कही है और किसने किसके लिए बोली है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 232 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनेक्डकी। क्वेश्चन नंबर 233, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम व्हाट नीड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑफ एजुकेशन से, लाइसिडास से, पैराडाइज लॉस्ट, या ऑन शेक्सपियर? क्वेश्चन नंबर 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन शेक्सपियर रिटन बाय जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 234, आफ्टर द रेन द रोड्स वाज वेट एंड वाटर लॉक्ड इन सम प्लेसेस। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 234 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर इन प्लेस ऑफ वॉज। वॉज की जगह पे वर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो द रोड्स है, क्योंकि आफ्टर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जो द रेन यूज हुआ है वो प्रपोजिशन का सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट नहीं है। ये द रेन है वो प्रपोजिशन का सब्जेक्ट है आफ्टर द रेन, इसलिए इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो द रोड्स है, और द रोड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी जो कि प्लूरल में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रोड्स है वो प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल में आएगी। यहाँ पे वॉज नहीं वर होगा। आफ्टर द रेन द रोड्स वर वेट एंड वाटर लॉक्ड इन सम प्लेसेस।
क्वेश्चन नंबर 235, कॉइन द टर्म थिएटर ऑफ द अपसर्ड। थिएटर ऑफ द अपसर्ड किसने कॉइन किया था? विलियम लैंगलैंड, मार्टिन स्लिन, डॉक्टर जॉनसन, सोइनबर्न। क्वेश्चन नंबर 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन स्लिन। मार्टिन स्लिन coined the term theater of the absurd in his 1960 book of the same name। मार्टिन स्लिन की एक बुक आई थी, थिएटर ऑफ द अपसर्ड के नाम से ही आई थी। थिएटर ऑफ द अपसर्ड एक टर्म भी है और इसी नाम से इनकी एक बुक आई थी, मार्टिन स्लिन की बुक आई थी थिएटर ऑफ द अपसर्ड नाम से 1960 में। इसी बुक में इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म थिएटर ऑफ द अपसर्ड। The term was used to describe a new wave of plays that emerged in Europe in the 1940s and 1950s. Question number 236 is a type of prose fiction that focuses on the adventures of a rough, appealing hero of low social standing. Gothic novel, picaresque novel, epistolary novel या historical novel, किस novel की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिकारेस्क नॉवल। ये एक प्रकार का प्रोज फिक्शन है जो फोकस करता है एडवेंचर्स ऑफ रफ अपीलिंग हीरो ऑफ लो सोशल स्टैंडिंग को। द वर्ड पिकारेस्क कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारेस्को। जो पिकारेस्क वर्ड आया है स्पेनिश से आया है, पिकारेस्को से, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू अ पिकारो। पिकारो इज अ स्पेनिश वर्ड मीन्स रो, बोहेमियन या नेब, मतलब दुष्ट टाइप। रो, बोहेमियन, नेब यानी दुष्ट, जो अनौपचारिक जीवन जीता हो उसको बोहेमियन कहते हैं। तो पिकारो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है रो, बोहेमियन और नेब। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पिकारेस्क नॉवेल, जैसे मॉल फ्लैंडर्स बाई डेनियल डिफो। डेनियल डिफो का जो नॉवेल है मॉल फ्लैंडर्स, ये पिकारेस्क नॉवेल का एक एग्जाम्पल्स है। आगे देखिए, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर इसी का दूसरा नाम है द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन। ये लिखा है थॉमस नैश। थॉमस नैश का ये पिकारेस्क नॉवेल है, ये फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल माना जाता है इन इंग्लैंड में। तो फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल इन इंग्लैंड, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन। क्वेश्चन नंबर 237, शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी विद इन दैट सर्किल नन ट्रस्ट वॉक बट ही। ये कोटेशन किसकी है? जॉन ड्राइडन, डी.एच. लॉरेंस, राल्फ वॉल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट। शेक्सपियर का जो मैजिक है उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, और उनका जो साइकिल वॉक वो अपने ही साइकिल में रहते हैं। वो उनका जो साइकिल है उस साइकिल में वही चल सकती है, बट ही उनके सिवा कोई नहीं चल सकता है। तो शेक्सपियर का जो मैजिक है उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। उनका जो साइकिल है उस साइकिल में वही चल सकते हैं, उनके सिवा कोई और नहीं चल सकता है। ये कोटेशन किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन कहते हैं शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड वी विद इन दैट साइकिल नन जस्ट वॉक बट ही। शेक्सपियर का मैजिक का कोई कॉपी नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 238, विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट इज नोन एज। किस नाम से जाने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? वर्ड ऑफ एवन, वर्ड ऑफ राइडल माउंट या वर्ड ऑफ आर्शायर, या इसमें से किसी नहीं? ऑप्शन डी, नन। क्वेश्चन नंबर 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द वर्ड ऑफ राइडल माउंट। विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट इज नोन एज द वर्ड ऑफ राइडल माउंट। वर्ड ऑफ एवन, वर्ड ऑफ आर्शायर कौन से राइटर जाने जाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 239, लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स सबमिट इन हेवन।
फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है, आयरनी है, सिमली है, एंटीथेसिस है, क्लाइमैक्स है। लेबर वाइड एज द अर्थ, जो लेबर है उतना विस्तृत है जितना कि अर्थ, मतलब लेबर उतना बड़ा है जितना कि पृथ्वी है, और इसका जो शिखर है वो हेवन में है। तो अगर तुलना लाइक या एस से की जाती है तो वहाँ पे सिमली फिगर ऑफ स्पीच होती है। यहाँ पे लेबर की तुलना अर्थ से हो रही है, लाइक एस लगाकर, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी सिमली। क्वेश्चन नंबर 240, कॉमन एरर्स का है, किस पार्ट्स में एरर है। मच विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट होस्टेड बाय द विलेज पंचायत। क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनी इन प्लेस ऑफ मच, क्योंकि मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और मैनी काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पे विलेजर्स एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मच नहीं मैनी का यूज होगा। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, मैनी विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट होस्टेड बाय द विलेज पंचायत। क्वेश्चन ऑफ द डे, विलियम शेक्सपियर इंक्लूडेड अ कोट फ्रॉम क्रिस्टोफर मार्लोज हीरो एंड लिएंडर इन। मतलब क्रिस्टोफर मार्लो की एक पोयम है हीरो एंड लिएंडर, यहाँ से इन्होंने एक कोड लिया है विलियम शेक्सपियर ने और इंक्लूड किया है। किस वर्क में इंक्लूड किया है, विलियम शेक्सपियर ने अपने किस वर्क में इंक्लूड किया है कोड, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो की पोयम है हीरो एंड लिएंडर से लिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।